नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल हमने आप लोगों के साथ में एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है और कतर पर हुए इस हमले में सबसे ज्यादा दुविधा इस बात की थी कि इजराइल और अमेरिका मित्र हैं, वैसे ही अमेरिका और कतर भी मित्र हैं। मित्र के ऊपर मित्र का जो हमला था उससे कतर को विश्वासघात की सी फीलिंग आई थी। यह सेशन हमने कल आपको बताया था। इस सेशन के बाद में इजराइल रुका नहीं। असल मायने में इजराइल लगातार 72 घंटों के अंदर 6 देशों के ऊपर पैरेलल टाइम पे हमला कर चुका है। इस बीच में पूरी दुनिया के अंदर इस बात का एक भय बैठ गया है कि अब तक तो इजराइल गाजा पट्टी को टारगेट कर रहा था, आसपास के देशों को टारगेट कर रहा था। अब ये मिडिल ईस्ट के और देशों को भी टारगेट करने लगा है। इतना ही नहीं, ये अफ्रीका में भी जाकर हमले कर रहा है। एक ही टाइम पर बैठा हुआ इजराइल अफ्रीका को भी, यमन को भी, सीरिया को भी, कतर को भी, धाम धूम जितने भी आसपास देश हैं उन सबको एक ही साथ में निशाना बनाता चला जा रहा है। कतर पर हुए हमले की तस्वीरें आप सबने कल देखी थी। पता लगा था कि बिल्कुल यूएस का सेंट्रल कमांड का जहां ऑफिस है उसके बहुत नजदीक इजराइल ने हमला किया था। केवल हमला ही नहीं किया था, नेतन्याहू निकल कर आए थे और बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी लिए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये हमने किया है। साथ साथ नेतन्याहू ने यह तक कह दिया था कि यदि आप अपने पास हमास के आतंकियों को शरण देते हैं तो ऐसा होता रहेगा। इसका मतलब इजराइल ने पहले गाजा पट्टी के अंदर हमास को टारगेट किया और अब पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया है, अगर वो किसी भी देश के अंदर हमास के आतंकियों को रखे हुए हैं तो वो उन्हें वहीं पर टारगेट करेंगे। इस बात से कतर बुरी तरह चिढ़ गया। इस बात के बाद में उसने दुनिया भर से अपने प्रति समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इतनी तक खबर है कि वो इस समय अमेरिका से इस बात पर खफा है कि आपकी मित्रता मेरे किस काम आई। आपके होते हुए, सेंट्रल कमांड का हेड ऑफिस मेरे यहां होते हुए भी मेरे ऊपर इजराइल ने गोला बरसा दिया। ऐसे में चर्चा यह है कि कतर और व्हाइट हाउस के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। इजराइल ने तो भले ही छह देशों के ऊपर पिछले 72 घंटे में हमले कर दिए हों, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब और भी गल्फ के नेशंस कतर के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अब अरब मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो एक होकर के फिर से प्रेशर टैक्टिक अपनाने का प्रयास कर रहा है। तो आज के सेशन में हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि कतर के इस समय विदेश मंत्री की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है जिस समय आप और हम ये सेशन सुन रहे हैं। इस मुलाकात में रूस ने कतर का समर्थन किया है। न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि कतर ने अमेरिका से कहा है कि आपकी दोस्ती को हम रखें या फिर छोड़ दें, इस पर हमें अब विचार करना पड़ेगा। हमें रीजनल पार्टनर्स तलाशने होंगे। यह बात कितनी सही है, कितनी गलत है, सेशन के अंत तक आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को रिलेट कर पा रहे हो कि वर्तमान में कंटेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर पहुंच चुके हैं जाकर के उनके बीच में सांत्वना देने के लिए, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कतर नेतन्याहू को किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए। तो हुआ कुछ इस तरह से कि ट्यूसडे को इजराइल ने कतर के ऊपर हमला प्लान किया। पहले इसके बारे में निकल कर आया कि मिसाइल अटैक था, बाद में पता चला कि एक हवाई जहाज था जो उड़ते हुए आया और उसने आकर के कतर के ऊपर हमला किया। इस बीच में यह भी खबर निकल कर आई कि यूके के हवाई जहाज उड़ करके पहले इजरायली जहाजों को तेल देने के लिए कतर से ही उड़े, कतर के ऊपर उड़ करके इजरायली जहाजों को तेल भरा और फिर कतर के ऊपर उन्होंने गोले गिराए, टारगेटेड हमले किए और उस तरह से उन लोगों को मारा। इस तरह की जब घटना घटित हुई तो कतर को अपने आप के साथ हुआ बड़ा चीट नजर आया कि मैंने सबको अपने यहां बिठा के रखा हुआ है और इन्होंने ही मेरे यहां पर हमला कर दिया। इजराइल के द्वारा जो ये हमले हुए ये पैरेलल 72 घंटों में 6 देशों में हुए। एक एक करके सारे देशों की मैं अब आपको गणना कराता हूं। सबसे पहला तो सबको पता ही है कि कतर में जो हमला हुआ था, असल मायने में हमास का जो नया चीफ है खलील अल हया, उसको निशाना बनाने के लिए यह हमला किया गया था। उस समय हमास का जो नेता था वो अमेरिका का जो युद्ध विराम का ऑप्शन आया हुआ है उसको लेकर के आपस में चर्चा कर रहे थे। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो ये, आप में से भी कुछ लोग ये पूछ सकते हैं तो ये लोग कतर में कर ही क्या रहे थे, कतर में इनको होना ही नहीं चाहिए था। असल मायने में अमेरिका ने कतर को लिखित में ये दिया हुआ है कि तुम अपने यहां पर हमास के लोगों को रुकने दे सकते हो। इसी के चलते कतर अपने यहां हमास लीडर्स को आने देता है। यूएस और इजराइल दोनों ने कभी कतर से कहा था कि तुम अपने यहां पर हमास के लीडर्स को रुकने का समय दे सकते हो। वो रुक सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत करने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए जहां पर उनसे बातचीत की जा सके। तो कतर बार बार यही चिल्ला रहा है कि मेरे पास तो रिटर्न पेपर है, तुमने कहा था कि हमास को तुम अपने पास रोको, मैं उसको रोका हुआ था, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ ना।
तुमने ना केवल धोखा किया बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। भाई कतर इस समय दोहा के अंदर अपना जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया था, दुनिया को अपनी रिचनेस दिखा रहा था कि देखो हम कितने पैसे वाले हैं। उस पैसे वाले को आपने इतना बुरी तरह से जलील किया कि आपके पास यूएस सेंटकॉम का मुख्यालय है, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, फ्रांसीसी बैठे हुए हैं, इजराइल आता है, आपके ही देश में घुसता है, दोहा कैपिटल में मार के लोगों को चला जाता है, और फिर खुलेआम नेतन्याहू बाहर निकलकर कहते हैं कि हाँ ये हमने मारा है, आगे भी मारेंगे, हमास को रुकने मत देना। ये बात कतर को मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही कि यार खुद ही तो कहे थे और खुद ही मार दिए। ये बेइज्जती है। दूसरा हमला ये किस पर किए, उसी बीच में ये दूसरा हमला किए लेबनान के ऊपर। लेबनान के अंदर दो जगह बैका और हरमेल जिलों पर हवाई हमले होते हैं, उसमें 5 लोगों की जान जाती है। इस बार ये हमले हिजबुल्लाह के लिए थे। हालांकि हिजबुल्लाह के साथ इनका सीज फायर चल रहा है जब से ये हिजबुल्लाह को खत्म किए, लेकिन फिर भी इन्हें कहीं ना कहीं कुछ सुगबगाहट दिखी। ये इजराइल से उड़ते हैं और लेबनान के अंदर हरमल और लेबवा जाकर के जो जगह है यहां जाकर हमला कर देते हैं, 5 लोगों की जान ले लेते हैं। इस पर इजरायली एयरफोर्स बकायदा कहती है कि हमें कुछ आतंकियों के होने की वहां पर सूचना मिली थी। दूसरा हमला, तीसरा हमला, इनके इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हैं, सीरिया के एयरफोर्स बेस पर जाते हैं और सेना के कैंप पर हमला कर देते हैं। सेना के कैंप पर हमला हुआ जिसमें 61 लोग मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता है कि इजराइल ने सीरिया पर हमला सरकार बनने के बाद, जब से अल सुजा को अमेरिका ने अपनी तरफ से क्लीन चिट दी है कि हां तुम सीरिया के राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम अब आतंकवादी नहीं हो, उसके बाद भी इजराइल सीरिया पर हमले कर रहा है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति इजराइल के लिए नुकसानदायक है, वो वहां जाके उसे मार देता है। कुल मिलाकर के इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि इजराइल ये मानता है कि आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे कि हमें किसको मारना है किसको नहीं। इजराइल के लिए जो भी संकट है, चाहे वो कहीं भी है, हम उसे खत्म करेंगे। फिर चाहे वो बैठा हुआ हो आपके कतर में, चाहे सीरिया में, फिर चाहे लेबनान में। ऐसे ही ये कोई व्यक्ति ट्यूनीशिया में, साथियों अफ्रीकी कंट्री है ट्यूनीशिया, मेडिटेरेनियन सी के अंदर स्थित ये देश है। यहां पर बोट से लोग निकल रहे थे, इन्हें संदेह था कि ये लोग निकलेंगे, मेडिटेरेनियन सी में आते हुए गाजा पट्टी तक आने का विचार कर रहे हैं। ये उस बोट को ही टपका दिए, 6 लोग उसमें सवार थे, उस बोट पर गोला मार दिए। ऐसे ही एक हमला और इन्होंने किया यमन की राजधानी पर, उसमें 15 दिनों में ये दूसरा हमला किया। हूतियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। सना हवाई अड्डे पर पहले हमला हुआ था। इस हमले के अंदर भी 10 लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई। 5 घंटे पहले की खबर तो यह कहती है कि इजराइल के स्ट्राइक में हूतियों के 35 लोग मर गए। मतलब पैरेलल एक ही टाइम पर, ये चाहे फिर लेबनान हो, फिर चाहे सीरिया हो, फिर चाहे यमन हो, गाजा पट्टी हो, कतर हो, सबको निशाना बनाए जा रहे हैं और बकायदा इजरायली एयरफोर्स इसका अपडेट दे रही है। और गाजा तो इनका एज यूजुअल जब से चला आ रहा है। 150 लोगों के मारे जाने की खबर यहां भी आ गई। खबर पहुंचते पहुंचते 64,600 लोगों के मारे जाने की खबर बनकर आती है। कुल मिलाकर गाजा का 75% हिस्सा अब ये लोग कब्जा कर चुके हैं। नेतन्याहू ने ये सब क्यों किया? उनके पास एक ही आंसर है कि हमारे हॉस्टेजेस रखने वाले लोग हमास के हैं। अब ये हमास गाजा पट्टी छोड़कर दुनिया में कहीं भी छिप रहा है, हम उसको मारेंगे। हमारे हॉस्टेज मिलते हैं, हमारी चाहत यही है कि हॉस्टेज मिले। हमारे हॉस्टेजों को अगर ये रोक कर रखते हैं, हमसे कोई डील नहीं करते, कहीं भी रहो, हम वहीं जाकर इनको मारेंगे। नेतन्याहू खुलेआम इस बात को कह रहे हैं। अब दुनिया क्या कह रही है? मैक्रोन ने इस बीच में कतर के साथ बातचीत करी कि भाई साहब बहुत बुरा हुआ, हम आपकी सॉवरेनिटी के बारे में चिंतित हैं, लेकिन एंड में एक ही लाइन की उनके हॉस्टेज छूट जाए तो बढ़िया होगा। मतलब दुनिया का कोई देश ये हिम्मत नहीं कर पा रहा कि इजराइल के खिलाफ वो ये बोल सके कि तुमने गलत किया और तुमने गलत करके कतर के साथ गलत किया, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। सब लोग केवल निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई आपकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे ही गल्फ से सऊदी अरब, सो कॉल्ड बहुत अमीर देश, जो कि कतर के समर्थन में बयान देता है, लेकिन 1% ये हिम्मत नहीं करता कि हम इजराइल के खिलाफ जाकर हमला करेंगे। देखिए ताकत हो तो इजराइल वाली, जिसमें इजराइल कतर पर गोला बरसा रहा है, ये सब रुदन कर रहे हैं। कोई इनके पास ना सैंक्शन का अधिकार, ना इनके पास किसी तरह की धमकाने की शक्ति। ये सब अमेरिका से F-16 और पता नहीं 35 भी शायद लेकर बैठे हुए हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं लेकर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी केवल निंदा करते हैं। कतर की संप्रभुता के लिए हम अपनी तरफ से बयान देते हैं। भारत क्या बोला? भारत तो वही शांति शांति। भारत ने बकायदा अपनी तरफ से प्रधानमंत्री बोले कि हाँ भाई ये गलत है, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर ये वायलेशन हुआ है, फिर भी हम डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करते हैं। इंडिया ने तो डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस 3 शब्द ऐसे पकड़े हैं, दुनिया में कहीं भी संकट हो भारत 3 चीजें एक तरफ से अपनी तरफ से लगा देता है।
डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस से सब चीजें सुलझ सकती है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। इजराइल के आबादी की तुलना में 140 गुना लोग हमारे यहाँ रहते हैं। इजराइल को केवल 1 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है, वो भी एक जैसी रेस, एक जैसी कास्ट टाइप के लोग हैं। हमारे देश में डाइवर्सिटी इतनी है कि हर देश में भारत के अपने अपने हित हैं। फिर चाहे सऊदी से हो, चाहे कतर से हो, चाहे इजराइल से हो, दुनिया का शायद ही अब कोई ऐसा देश होगा जहां भारतीय ना हो। तो भारत के हित अब हर देश के साथ हैं। मुसीबत यह है कि दो आपस में झगड़ रहे हैं, दोनों के साथ हमारे हित पड़े हुए हैं। तो ऐसे में भारत हमेशा कहता है शांति रखो यार, बातचीत करके मामला सुलझा लो, ठीक है। इस बीच में स्पेन निकल कर आता है, वो कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता ना तो मैं युद्ध रुकवा देता। भाई साहब, इसको तो नेतन्याहू एकदम रोस्ट ही कर दिया कि बेटा सोचो, तुम अब भी ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो तुम हमको शांत कर देते। इसका मतलब तुम्हारे अंदर से अभी भी जीनोसाइड वाली थॉट गई नहीं है। मीम जबरदस्त चल रहे हैं कि इजराइल फाइटर जेट लेके निकलता है, ट्रंप कतर को अपनी बाहों में दबाते हैं और पीछे से उसके रॉकेट डलवा देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इस समय कतर की हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती। इस बेइज्जती से तना हुआ कतर निकल करके भाई दुनिया भर के सामने अपने स्टेटमेंट दिए चल रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल इनसे इंटरव्यू लेने आते हैं, CNN वाले अखबार के आते हैं, न्यूज वाले आते हैं, इनसे पूछते हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से केवल एक ही बात बोली कि देखो अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे लड़के और लड़की वालों के बीच में बातचीत कराने के लिए एक बिचौलिया हो। वो बिचौलिया चर्चा करता हो कि हाँ भाई साहब शादी यहाँ होगी, ऐसे ऐसे होगी, आपको ये आना है, आपको ऐसे आना है, फलाने को बुलाना है, उस जगह मिलना है, तब सब बातें। अब आपने उठ करके बिचौलिया कोई थप्पड़ मार दिया तो बिचौलिया ये कहे भाई साहब संबंध नहीं हो सकता। यही बात अब कतर बोल रहा है कि भाई मैं तो आप लोगों के बीच में हॉस्टेज डील करा रहा था, हमास और उसके बीच में, इजराइल के बीच में, ताकि इजराइल के जो बंधक हैं वो वापस लौटे। लेकिन अब तुम लोग क्या कर दिए ना कि उसी को मार दिए यार। हमारे यहां पर ये सब बातें हो रही थी, तुम हमारे यहां ही मतलब मार कुटाई मचा दिए, तो हम अब आपके साथ में हॉस्टेज की डील नहीं करवा सकते। इन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई अब बहुत हो गया। अब इनके प्रधानमंत्री एकदम गुस्से में बोलते हैं कि वो नेतन्याहू जो खुद क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मतलब एक वो है, अपराधी है, वो हमारे ऊपर मतलब हमले कर दे रहा है और दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। भाई साहब इन्होंने खूब अंट शंट जो है ना इजराइल के खिलाफ बोला, लेकिन दर्द सिर्फ इतना था कि ये इजराइल के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। खूब सारे इनके बयान निकल कर आए। ये भाई साहब जिनको कोई नहीं पूछता, ये उड़ते हैं बिन बुलाए जाकर कतर पहुंच जाते हैं कि भाई साहब आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपके घर में कोई मतलब दुखद हादसा हो जाए तो आपके जानने वाले लोग आकर के आपके यहाँ बैठक में आते हैं कि अरे भाई साहब बहुत बुरा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ये उठते हैं और पहुंच जाते हैं कतर में बंधुत्व दिखाने के लिए कि देखो ब्रदरली नेशन है अपन लोग, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। कतर के लोग मतलब इनको देख करके निश्चित ही ये सोच रहे हो कि तुम आए ही क्यों हो। तुम वही हो ना जो पहले ईरान और इजराइल आपस में झगड़े थे। जब झगड़े थे तो तुम सबसे पहले ईरान को भी सांत्वना देने आए थे, लेकिन फिर जैसे ही अमेरिका तुमको धमकाया तुम खट से पीछे हट गए। ईरान के केस में तुम ही सबसे पहले आकर कहे थे सारे मुसलमानों एक हो जाओ इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए, और अमेरिका तुमको बैठ के 2 बिस्किट आसिम मुनीर के सामने फेंका, तुम पूछ पीछी करके पीछे आ गए। तुम आए ही क्यों हो, ऐसी फीलिंग संभवतः कतर के दिमाग में आ रही होगी। लेकिन ये भाई साहब अपने आप को मुसलमानों का मसीहा दिखाने के लिए कि देखो हम कतर के पास गए थे, उसको बोल के आए थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, देखो इजराइल के खिलाफ हम सबको मिलकर बातचीत करने की जरूरत है। ये भाई साहब वहां पहुंचते हैं, बकायदा माहौल बनाते हैं कि देखिए अब हमको आवश्यकता है कि 15 सितंबर के दिन सारे अरब कंट्री आपस में बैठे और OIC की बैठक बुलाएं और हम देखें कि कैसे अरब इस्लामिक समिट आयोजित की जाए और कैसे इनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। इस बीच में कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया में गए हुए हैं। वहां पर सोची नामक शहर के अंदर लेवरोव से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के अंदर बात होती है तो रशिया कहता है कि भाई ये जो हमला हुआ है आपके ऊपर ये गलत हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया से ये बात सुनने गए हैं कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि रशिया खुद यूक्रेन के साथ जो कर रहा है दुनिया समझाते हुए पागल हो गई उसकी, भैया मान जाओ यार, मत मारो इनको, इतना बुरी तरह मत मारो। दुनिया का हर देश समझा रहा है डिप्लोमेसी डायलॉग पीस की बातें। रशिया फिर भी जब वापस घूम फिर के जाते हैं, चलो यार बहुत दिन से हमले नहीं हुए, चलो मारो इन लोगों को। तो रशिया कैसे उनको ये जस्टिफाई करे कि तुम्हारे ऊपर इजराइल ने गलत किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि चलो रशिया ने तो इनको बोल दिया, लेकिन कतर के लिए ये कोई बहुत बड़ी न्यूज है नहीं कि इजराइल ने कहा कि रशिया ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। न्यूज बड़ी ये है जो ये भाई साहब बोल रहे हैं। ये तो अपनी तरफ से खुलेआम चेतावनी देते हैं और ये दुनिया को सुननी चाहिए। मतलब ये एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है। ये बोलते हैं कि आई से टू कतर एंड ऑल नेशन हु आर बर टेररिस्ट, जो अपने पास टेररिस्ट को रखते हैं, यू आइदर एक्सपेल देम, या तो तुम उन्हें बाहर निकाल दो, और यू ब्रिंग देम टू जस्टिस, बिकॉज इफ यू डोंट वी विल। या तो तुम उन्हें बाहर निकाल दो और न्याय दे दो उनको,
अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो ये काम हम करेंगे। भाई साहब, इनका ये कॉन्फिडेंस देखकर बात तो केवल इतनी सी याद आती है कि इजराइल खुलेआम दुनिया को धमका रहा है कि अगर हमास तुम्हारे पास रुका हुआ है तो मतलब हम आकर की कार्रवाई कर देंगे, या तो तुम कार्रवाई कर दो। अब बड़ा सवाल यह है कि यार इतना इनमें कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तो अब आप देखो ये कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं। इनके ट्वीट देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के। ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि जब अमेरिका ने सितंबर 11 को हुए अपने हमले में अलकायदा को मिटाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारा, तब तो सारी दुनिया ताली बजा रही थी। यूएन सब अमेरिका के साथ हो गया था कि वेल डन अमेरिका, आपने अलकायदा को अफगानिस्तान में मारा, पाकिस्तान में ओसामा को मारा, आपने अच्छा किया। और एक हम हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ अक्टूबर 7 का, हम अपने अपराधियों को दुनिया में ढूंढकर मारते हैं, तुम सब हमारी बुराई करते हो। मतलब भाई साहब, कॉन्फिडेंस हो तो इतना। इजराइल दुनिया को साफ कह रहा है कि देखो, अमेरिका का जिस तरह तुमने समर्थन किया था ना कि अमेरिका ने अगर ओसामा को मारने के लिए या अलकायदा को मिटाने के लिए अफगानिस्तान तबाह कर दिया, तो देखो हम भी तबाह करेंगे। अगर अमेरिका के तुम लोग साथ में हो सकते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकते? भाई साहब, ये स्टेटमेंट है इनके, स्टेटमेंट यही है। व्हाट डिड दे डू आफ्टर अमेरिका टुक ओवर ओसामा बिन लादेन? डिड दे से ओ व्हाट ए टेरिबल थिंग वाज डन टू अफगानिस्तान और टू पाकिस्तान? नो, दे अपलॉडेड। दे शुड अपलॉड इजराइल फॉर स्टैंडिंग अप फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड कैरिंग देम आउट। इनने खुद को अमेरिका की तरह ही रख लिया और अमेरिका वालों को भी अब ये समझा दिया है कि देखो, जब तुमने हमला किया था ना, हम तुम्हारे साथ थे ना, अब हम पर हमला हुआ है, तुम हमारे साथ हो जाओ। और ये कुल मिलाकर के दुनिया को इजराइल यही धमकाता फिर रहा है, हम पर हमला हुआ है, हम सबको निपटाएंगे। इस बीच में स्पेन के प्रधानमंत्री का जो बयान था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उनसे ये कहते हैं कि इसका मतलब तो तुम खुलेआम चुनौती दे रहे हो, ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो तुम हम पर गिरा देते। मतलब एक तरीके से ये तो जीनोसाइड का थ्रेट है जो हमको दिया जा रहा है। इजराइल पूरी दुनिया के सामने एकदम वोकल हो रखा है और धमाधम बयान दे रहा है। इस बीच में ये अरब मुस्लिम वर्ल्ड के देश क्या कर रहे हैं? 15 सितंबर को मुलाकात कर रहे हैं कि आओ एक बार बैठो, सब लोग आओ, टीम की तरह बैठो, चक दे इंडिया की तरह एक साथ इकट्ठे हो जाओ और बातचीत करते हैं कि बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, इजराइल को जो करना है वो करके रहेगा, हमास को निकालना होगा। रिपोर्ट्स यरूशलेम पोस्ट में इस तरह की छपने लगती हैं कि इस समय कतर सोच रहा है कि अमेरिका की जगह किसी और को मित्र बना लेते तो अच्छा रहता। विकल्प क्या है? या तो रूस या चाइना। लेकिन रूस और चाइना युद्ध के लिए कभी भी कतर के साथ आकर खड़े नहीं होंगे, ये कतर अच्छे से जानता है। एक ही सॉल्यूशन कतर के पास है, जो मैंने आपको कल बताया था, अमेरिका के साथ डिफेंस डील करना, जो ट्रंप ने डे वन पे इनको ऑफर कर दिया था कि यार बहुत बुरा हुआ, डिफेंस पैक्ट कर लेते तो शायद बच जाते। मतलब ये ऐसे ही है, ओहो भाई साहब आपके चोट लगी है, इंश्योरेंस ले लिया होता तो बढ़िया रहता क्योंकि मैं आपको इलाज सही से करवा देता। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका इनको डे वन में यही बोल चुका है। बाकी जो भी हो, इजराइल का रवैया आपको कैसा लगा और क्या इस बात का सॉल्यूशन हो सकता है, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी के लिए या म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बातें बाजार के एप्लीकेशन पर। अगर आप बेसिक से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमारे बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं बातें बाजार के एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।